एक बार सनस्क्रीन लगा लिया तो क्या उसे रिपीट करने की भी ज़रूरत पड़ती है? हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं हम तो घर के अंदर रहते हैं, व्हाई शुड वी री अप्लाई। हर प्रोडक्ट या हर सीरम या हर इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट आप पे नहीं काम करेगा। क्या मेलाज़्मा किसी क्रीम या ट्रीटमेंट से ट्रीटेबल है कम्प्लीटली? मेलाज्मा में बहुत कॉमन चांस है कि वो वापस आ जाता है, बट रिमेंबर ये ओवर द काउंटर जो क्रीम्स होते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। अगर झाइयाँ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी है हाँ तब भी ठीक हो सकती है? ये बिल्कुल इंडियन मेंटालिटी की दिक्कत है। पेशेंट को थायराइड है, उनके हायर चांसेस होंगे झाइया डेवलप होने के। फेयरनेस कार्ड्स जो आते हैं फेयरनेस क्रीम्स के साथ, वो 7 दिन में गोरा करते हैं क्या? इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। बेसिक स्किन केयर रेजिमेंट फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो कुछ क्रीम्स हैं जो आप ओवर द काउंटर परचेज करके लगा सकते हो। वी हैव हर्ड फेयरनेस क्रीम्स अगर आप ऐसे लगाते रहते हैं तो नुकसान भी कर सकते हैं। हमें इनके बारे में नहीं पता, हमें पता है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। खूबसूरती के कितने आयाम हो सकते हैं ये हमने तब जाना जब हमने डर्मेटोलॉजी यानी स्किन इश्यूज़ को लेकर पॉडकास्ट करने शुरू किए। इतने सारे सवाल, इतनी सारी क्वेरीज। सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वो पिगमेंटेशन को लेकर थे। झाइयाँ, चेहरे पर अलग अलग तरह के दाग धब्बे क्या होते हैं, क्या वाकई जा सकते हैं, क्या जो क्रीम्स दावा करती हैं कि वो आपके चेहरे को ऐसे गोरा कर देंगी वो हो सकता है या नहीं। आज हम इन सब सवालों के साथ आए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज डॉक्टर सरिता सांके हैं जो कि डर्मेटोलॉजी में डील कर रही हैं, यशोदा हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। आपके जितने भी सवाल हैं चेहरे की खूबसूरती को लेकर उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सरिता, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं और हर किसी को ये लगता है कि बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स हैं, हम लगा लेंगे और एक हफ्ते के अंदर उसमें शेड कार्ड भी होता है, हम गोरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ये कितना पॉसिबल है? सो देखिए, एक एक्सपेक्टेशन रखना, एक रियलिटी रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पे लोगों को लगता है हाँ मैंने क्रीम ले ली है, मैंने लगा ली है, रोज़ लगा रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है, 1 वीक हो गए, 2 वीक्स हो गए पर कुछ हो नहीं रहा है। सो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी जब हम एक न्यू प्रोडक्ट लगाना शुरू करते हैं तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। डर्मेटोलॉजी इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखा देन एवरीथिंग विल वर्क। So ideally we see that at least 6 weeks कोई भी नया प्रोडक्ट जब आप यूज़ कर रहे हो 6 वीक्स तक अगर आप उसको लगातार यूज़ करेंगे तब आप अपना जो भी रिजल्ट्स चाहिए, आपको पिगमेंटेशन कम करना है या लाइंस कम करनी है, रिंकल्स कम करने हैं, तो वो एटलीस्ट मिनिमम 6 वीक्स का पीरियड होना चाहिए रिजल्ट्स देखने के लिए। उससे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए आज ये क्रीम ली कल वो क्रीम ली परसों कोई और ली। हाँ, यूजुअली मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं नेगेटिव रिव्यूज़ के साथ, मैम आपने तो ये लिखा 2 हफ्ते हो गए कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत पेशेंट्स होते हैं ऐसे जिनको ऐसे लगता है हम तो ले रहे, हम तो लगा रहे पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है। सो टाइम चाहिए हर चीज़ के लिए। हर प्रोडक्ट को एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स मिनिमम यूज़ करना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट्स आपको विजिबल हो सके। ये बात डॉक्टर्स आपको बताएंगे। एड्स में जब आप देखेंगे तो वो बताएंगे कि 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे या गोरी हो जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए जैसे डॉक्टर सरिता ने कहा कि सच उसको समझिए और पेशेंस रखिए, तभी जाकर नतीजे आएंगे। पिगमेंटेशन को लेकर हमें बहुत सारे सवाल मिले हैं। सबसे पहले हम अगर लोगों को समझा पाएँ कि पिगमेंटेशन होता क्या है और फिर उस पर आएंगे कि क्या हर पिगमेंटेशन का इलाज मुमकिन है। जी बिल्कुल। सो पिगमेंटेशन क्या होता है? अब हाँ, इससे सबसे पहले हमें अपने स्किन को समझना ज़रूरी है। तो हमारे स्किन में कुछ सेल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट्स हमारी कलर को प्रोड्यूस करते हैं, इस कलर को हम बोलते हैं मेलानिन। तो हर किसी का मेलानिन प्रोडक्शन अलग होता है। गोरे बंदे में मेलानिन प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, सांवले बंदों में मेलानिन प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब हमारा ये मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे या एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, तो वो हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। तो अगर मेलानिन प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाए तो उससे पिगमेंटेशन हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेलानिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, तो उस दौरान हमें क्या हो जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन यानी वाइट पैचेस। जैसे विटिलिगो में मेलानिन बिल्कुल बंद हो जाता है, प्रोडक्शन ही नहीं होती है, तो इसलिए वो वाइट पैचेस होते हैं। जब कभी मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो वो हाइपर पिगमेंटेशन बोला जाता है। अब ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो कई कारण होते हैं उसके, या तो सन एक्सपोजर के वजह से, या फिर आपको कोई चोट लग गई, कोई स्कार रह गया,
पिंपल, सिंपल पिंपल आया, वो ठीक हो गया, पर स्पॉट छोड़ के जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए वो एक ब्राउन स्पॉट छोड़ के चला जाता है, जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। कई सारी चीज़ें होते हैं, मेलाज्मा यानी कि झैया जो है, आमतौर पे सो मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेलाज्मा, और ये यूजुअली प्रेगनेंसी में या फिर कोई दवाई ले लो आप, तब ये इंक्रीज हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को एक पिगमेंटेशन का टर्म हम दिया जाता है। और ट्रीटमेंट्स अगर बोला जाए, डेफिनेटली ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे हैं, आपको पता ही होगा, अब सोशल मीडिया इज फुल ऑफ ट्रीटमेंट्स, सेल्फ मेडिकेशन, होम रेमेडीज, कुछ ना कुछ लोग खुद से कर रहे हैं, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, नायका इतना पॉपुलर हो रहा है, टीरा इतना पॉपुलर हो रहा है, ये ब्रांड्स अपना पैसा बना रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, काम भी करते हैं, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हर प्रोडक्ट या हर सीरम या हर इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट आप पे नहीं काम करेगा। सो क्या आप पे काम करेगा, आपका पिगमेंटेशन क्या है, उस पर क्या वर्क करेगा, कौन सा क्रीम बेटर है, कौन सी एक्टिव इंग्रेडिएंट बेटर है, वो जानने के लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करनी चाहिए, बिकॉज एवरी पिगमेंटेशन इज डिफरेंट। सो इट्स नॉट लाइक वन थिंग वर्क्स फॉर ऑल, योर स्किन इज डिफरेंट, माई स्किन इज डिफरेंट, समथिंग वर्क्स फॉर मी, वो आप पे नहीं काम करेगा। सो इट्स लाइक दैट। हम वैसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्या लगाती हैं, पर उस पर बाद में आएंगे। जी, पहले हम आज ही मैं अपने पॉडकास्ट को देख रही थी, तो उसमें एक सवाल था कि जो माउथ है उसके अराउंड कालापन बहुत ज़्यादा है, ये फीमेल्स की कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये क्यों होता है, क्या इसका कोई हल है? जी बिल्कुल। सो पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ, उसको हम बोलते हैं पेरिओरल हाइपरपिगमेंटेशन। बहुत कॉमन है और इसकी कई सारे वजह हो सकते हैं। एक होता है हाइजीन मेंटेनेंस, जैसे अराउंड द माउथ क्या होता है, जब हम सोते हैं सलाइवा आ जाता है, या जब हम जूस पी रहे हैं या कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स आसपास हमारे रह जाते हैं, हम प्रॉपरली उसको क्लीन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से पिगमेंटेशन रह जाती है। दूसरी चीज़ ये है जो यूजुअली सबको नहीं पता होती है, फंगल इन्फेक्शन। सो आमतौर पे हमारे फेस में, हमारे स्कैल्प में फंगस होता है, दैट इज नोन एज मेलेसिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, पर सब में बहुत हल्का होता है, वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं करता, कोई बीमारी नहीं करता, कोई स्केलिंग नहीं है, कुछ नहीं। पर जब फंगस का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, तो वो भी एक रीज़न है हमारा पेरिओरल पिगमेंटेशन करने में। तो इसके लिए यूजुअली ट्रीटमेंट्स जो है सिर्फ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स नहीं काम करेंगे, वी यूजुअली ऑल्सो गिव सम एंटी फंगल एजेंट्स विच वर्क्स वेरी नाइसली। इसके अलावा जेनेटिक टेंडेंसी होती है, पेरेंट्स आपके मम्मी को, पापा को या किसी भी फैमिली मेम्बर को है हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ, इवेंचुअली आपकी भी टेंडेंसी रहेगी कि वहाँ पे पिगमेंटेशन डेवलप हो। सबसे आसान जो टिप मैंने इसमें पकड़ी है वो ये है कि जब आप खाते पीते हैं तो हाइजीन मेंटेन कीजिए उस एरिया को। आप भी अगर कुछ खा रहे हैं, पी रहे, चाय भी अगर आपने पी है, उसके बाद आप टिश्यू से वाइप करेंगे तो आपको उस पर कुछ स्पॉट्स नजर आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन है उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग क्लीन नहीं करते। राइट। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यंग अडल्ट या टीनेजर्स या बच्चे, उनकी बहुत हैबिट होती है ये बार बार करना, तो इसे हम बोलते हैं लिप लिकिंग। तो जिनको ये बहुत आदत है या हैबिट है लिप लिकिंग, उसको हम बोलते हैं लिप लिकिंग चीलाइटिस। सो दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमारे माउथ के आसपास पिगमेंटेशन कॉज करते हैं। सबसे पहले ये बंद कीजिए, खाने के बाद अपने आप हाइजीन मेंटेन कीजिए, खाने या पीने के बाद भी मेंटेन कीजिए। फिर भी अगर है तो क्या करें? जी, हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड माउथ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं। अब मैं प्रोडक्ट्स के नाम नहीं बताऊंगी, बट आई कैन टेल यू द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसे कोजिक एसिड होती है, ग्लाइकोलिक एसिड है, आब्यूटिन है, ये सारी चीज़ें जिन क्रीम्स होती है, सीरम्स होती है, फॉर्मुलेशंस होती है, अगर ये प्रोडक्ट्स हम यूज़ करना शुरू करें ऑन अ रेगुलर बेसिस 6 to 8 वीक्स एटलीस्ट मिनिमम, तो यू कैन सी कि द पिगमेंटेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। सो बेसिक स्किन केयर रेजिमेंट फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि 10 प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, 20 प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, मैं ये भी यूज़ करूँगी, वो भी यूज़ करूँगी, नहीं। 3 थिंग्स जो आपके स्किन केयर रूटीन में मस्ट है, यू हैव टू यूज़ इट, दैट इज़ अ प्रॉपर क्लेंजर। कोई भी फेस वॉश जो आपको सूट करता है, सेंसिटिव स्किन में जेंटल क्लेंजर, थोड़ा सा ऑयली स्किन है तो कोई सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते हो, ड्राई स्किन है तो एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। सो क्लेंजर वेरी नेसेसरी। अपने सोप बार्स यूजुअली फॉर द मेल्स साबुन यूज़ करते हैं अभी भी, प्लीज़ साबुन को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका pH इज़ वेरी हाई, इट इज़ नॉट सिमिलर टू द pH ऑफ आवर स्किन। सो स्टॉप यूजिंग सोप बार्स एंड जस्ट शिफ्ट टू अ नॉर्मल
सस्ता ही ले लीजिए पर फेस वॉश पे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारा मॉइस्चराइज़र। सो आमतौर पे मॉइस्चराइज़र इज़ वन प्रोडक्ट जो सब लोग नेग्लेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है नहीं मुझे नहीं चाहिए मॉइस्चराइज़र, माई स्किन डज नॉट रिक्वायर इट, मेरी स्किन तो ऑयली है, मैं नहीं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। सो दैट इज़ नॉट द केस। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक कोई भी जेंटल मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरामाइड्स हो, hyaluronic एसिड हो, एज पर योर स्किन टाइप यू हैव टू यूज़ ट्वाइस डेली, मॉर्निंग और नाइट। आपने इसमें कहा कि ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर से बचते हैं, वो Yes. क्या करें? सो बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए भी मॉइस्चराइजर से हम उस टाइप के लिए, स्किन टाइप के लिए यूजुअली वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर रेकमेंड करते हैं। डोंट गो फॉर क्रीम बेस्ड, क्योंकि क्रीम बेस्ड और ऑयलीनेस करेगा आपकी स्किन को, एक ने और बढ़ा सकता है। सो जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड फॉर ऑयली स्किन, ठीक है। एंड इसके अलावा द थर्ड इंग्रेडिएंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी नेसेसरी, दैट इज सनस्क्रीन, ठीक है। सो SPF और सनस्क्रीन आजकल तो सबको पता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन। ओके, सो स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन राइट फ्रॉम अ यंगर एज। बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज कर सकते हैं, सबके लिए सनस्क्रीन इज मैंडेटरी। ओके, सनस्क्रीन का SPF कितना होना चाहिए? सनस्क्रीन घर के अंदर लगाना है, बाहर लगाना है, रात में भी लगाना है, दिन में भी लगाना है? ऐसे सवाल भी बहुत सारे आए जी हमारे पास। जी। सो सनस्क्रीन बेसिकली SPF 30, ठीक है। इंडियन स्किन टोन के लिए SPF 30 बहुत है, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर SPF 40-50 यू कैन गो, बट मिनिमम 30 होना चाहिए, 30 से बिलो नहीं वर्क करेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली में रहते हैं या शिमला में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay. और जैसे आपने बोला दिल्ली या शिमला, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है दिल्ली में गर्मी है और शिमला में ठंड है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन। ये सबसे गलत बात है। लोग लद्दाख जाते हैं तो SPF 50 का सनस्क्रीन लेकर जाते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सन क्लोजर Yes, होता है, yes. तो ये So, करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। सो एक चीज मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहूंगी अपने ऑडियंस का, बीचेस और स्नो एरिया और पहाड़ी एरिया। सो स्नो एरिया, पहाड़ी एरिया, लोगों को लगता है वहाँ पे तो ठंड है, वहाँ पे तो धूप नहीं रहती है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे डबल रहता है। द UV रेज आर मोर स्ट्रॉन्गर, UVA UV दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे हो आप। तो दिल्ली में गर्मी ज़्यादा है ज़रूर, पर UV रेज थोड़ी सी माइल्ड है, लाइट है। पर यही आप कोई भी माउंटेन, कश्मीर चले जाओ या लद्दाख चले जाओ, ठंडा रहेगा, मतलब सनरेज आर मोर स्ट्रॉन्गर। तो वहाँ पे तो SPF ज़रूरी है। इनफैक्ट SPF 50 लगाइए आप, ठीक है। दिल्ली में 30 लगा सकते हैं। हाँ 30 लगा सकते, 30 मिनिमम है, बट यू कैन गो फॉर 50 ऑल्सो। और कितना अमाउंट लगाना है? 2 फिंगर टिप यूनिट्स हम रेकमेंड करते हैं। जस्ट वन लाइन, दीज 2 लाइन्स आपके पूरे फेस को, ईयर्स को कवर करने के लिए एनफ है। और बाहर जाने से 20 मिनट्स पहले लगाना है आपको सनस्क्रीन। ये नहीं कि हाँ मुझे जाना है, मैंने लगा लिया, मैं निकल गई, ये नहीं करना है, क्योंकि सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम देना चाहिए। एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले लगाओ तो वो काम करेगा, उसको एक्टिवेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। सो गिव दैट टाइम, देन इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। एक बार सनस्क्रीन लगा लिया तो क्या उसे रिपीट करने की भी ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल। सो एक बार सनस्क्रीन लगाया हमने, वो एक्टिवेट हो गया, तो उसका काम जो है वो सिर्फ 3 या 4 घंटे कर सकता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए री एप्लीकेशन हम बोलते हैं आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स। पर अगर आप सपोज स्वेटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिमिंग कर रहे हो, स्विमिंग में, पूल में हो या बीच पे हो, पानी आ रहा है बार बार, तो उस टाइम में आपको विदिन 40 मिनट्स या 1 घंटे में रिपीट एप्लीकेशन करनी है। और कई बार लोग ऐसे बोलते हैं हम तो घर के अंदर रहते हैं, वाई शुड वी री अप्लाई? सो घर के अंदर भी री एप्लीकेशन ज़रूरी है, पर यू कैन एक्सटेंड द टाइम, लाइक 5 घंटे या 6 घंटे के बाद आप री एप्लीकेशन कर सकते हो। सनस्क्रीन को चुनना कैसे चाहिए? आपने कहा घर के अंदर भी लगा लेते हैं, जी, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। कैसे? अब ऑब्वियसली हम ब्रांड का नाम नहीं बता सकते, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे चुनना चाहिए, क्या रेट के हिसाब से चुनना चाहिए, किस हिसाब से चुनना चाहिए? सो सनस्क्रीन के आजकल अगर आप देखो तो इतने ब्रांड्स आ गए और उनमें से चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। सो हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, किसी की ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई स्किन टाइप है। तो बेस्ड ऑन द स्किन टाइप आपको सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आजकल सेंसिटिव बेस्ड सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल है, तो यू कैन गो फॉर दैट। और अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन के इश्यूज है, जैसे झाइया हो गई, पिंपल्स के निशान रह गए, कोई स्कार मार्क्स रह गए, तो उसमें टिंटेड सनस्क्रीन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सो टिंटेड सनस्क्रीन में बेसिकली आयरन ऑक्साइड होता है, जो एक हल्का सा फाउंडेशन वाला
टिंट दे देता जी। है। तो इट वर्क्स लाइक अ कैमोफ्लेज, इट वर्क्स लाइक अ फाउंडेशन एंड प्लस वो पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा काम करता है, पिगमेंटेशन को और बचा के रखेगा सो दैट वो और वर्स ना हो जाए। तो पिगमेंटेशन का एक फास्ट फॉरवर्ड इलाज तो डॉक्टर सरिता ने बताया कि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अब जो लोग छाइयाँ मेलाज्मा जिसकी हाँ आपने जी। बात की, जिन लोगों को मेलाज्मा है, क्या मेलाज्मा किसी क्रीम या ट्रीटमेंट से ट्रीटेबल है कम्प्लीटली? जी बिल्कुल। सो मेलाज्मा का एक बहुत ही मैं फैक्ट बोलूँ या मिथ बस्ट करना बोलूँ कि मेलाज्मा 100% ट्रीटेबल नहीं है। हम उसको कम कर सकते हैं, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, 80 to 90% तक वो ख़त्म भी हो जाएगा, बट वो वापस आ जाएगा। अच्छा, वापस आ जाएगा? यस, मेलाज्मा में बहुत कॉमन चांस है कि वो वापस आ जाता है। Okay. बिल्कुल ठीक कर सकते हैं हम, पर एक सन एक्सपोजर या एक वेकेशन आपका बीच पे चले गए, इट इज़ गोइंग टू कम बैक। या फिर एक कोई टैबलेट ले लिया आपने, OCPs ले लिए, या फिर मिसकैरेज एबॉर्शन के लिए कोई टैबलेट्स ले लिए, हार्मोनल टैबलेट्स ले ली, इट इज़ गोइंग टू कम बैक। या फिर अगर आपका थायराइड बढ़ गया, इट इज़ गोइंग टू कम बैक। सो मेलाज्मा इज़ लाइक, हम उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट सम डे और द अदर डे इट इज़ गोइंग टू कम बैक। सो अगेन यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, इट इज़ गोइंग टू वर्क, बट रिमेंबर जड़ से उसको नहीं ख़त्म कर सकते। मेलाज्मा के लिए क्या ट्रीटमेंट है? क्या ओवर द काउंटर जो क्रीम्स आती हैं वो मेलाज्मा को ट्रीट कर सकती हैं? ओवर द काउंटर क्रीम्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन, मतलब इतने पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हम फार्मेसी में गए, उन्होंने हमें ये क्रीम दे दी, हम लगा रहे, बहुत अच्छा फ़र्क आया, चला गया हमारा मेलाज्मा चला गया। बट रिमेंबर, ये ओवर द काउंटर जो क्रीम्स होते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं और हाइड्रोक्विनोन होती है। तो स्टेरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन दोनों हार्मफुल चीज़ें जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लगाना चाहिए। सो ये सारी वंडर ड्रग्स है। जैसे अगर मैं रैंडमली कुछ नाम बताओ, जैसे पैंडम, फोर्डम, बेटनोवेट, स्किन लाइट, मेलालाइट, ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और उनको बहुत फ़र्क भी आता है, तो उनको आदत हो जाती है। माई स्किन इज़ ग्लोइंग, मैं इतनी फेयर हो गई, मेरी झैया चलेगी, सो दे कीप ऑन यूजिंग इट लाइक मंथ्स टुगेदर, साल हो गए लगा रहे, पर उनको ये नहीं पता उसमें स्टेरॉयड है और वो आपकी स्किन को किस तरह से हार्म कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स, आपकी स्किन पतली हो जाती है, आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, ब्लड वेसल्स दिखने लग जाते हैं, और जिस दिन आप उसको छोड़ोगे पूरा स्किन, पूरा फेस आपके पिंपल्स से भर जाएगा। और तो अगर बहुत स्किन सारे थिन हो साइड जाती है तो इफेक्ट्स बहुत होते हैं। नुकसान भी है जी उसके। बिल्कुल। तो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको झैया है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है आजकल। ट्राइनेक्सामिक एसिड एक नया मॉलिक्यूल है जो बहुत अच्छा काम करता है मेलाज्मा पे। ओरल फॉर्म में भी आता है, टॉपिकल एप्लीकेशंस भी आते हैं, तो दैट इज़ लाइक वन वंडर ड्रग फॉर मेलाज्मा। इसके अलावा बाकी की चीज़ें जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, आर्ब्यूटिन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेलाज्मा पे काम करती है। तो हम मिक्स एंड मैच करके चेंज करते हुए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अपने पेशेंट्स को, जो कि काम कर जाते हैं। 2 से 3 महीना लगता है इम्प्रूवमेंट आने में, बट इवेंचुअली काफ़ी हद तक 70 to 80% हम ठीक कर सकते हैं। मेलाज्मा के लिए जो लोग क्रीम्स लगाते हैं, क्या उसको लगाने का भी एक तरीका होता है? कितनी देर लगानी है, बाहर नहीं जाना है, सिर्फ जहाँ पर झाइयाँ हैं वहीं पर लगाना है, ये सब चीज़ें लोग ध्यान रखते हैं? जी बिल्कुल। सो मेलाज्मा का ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे स्पॉट्स हैं वहीं पे लगाया जाए, आप फुल फेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड यूजुअली प्रोडक्ट्स जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस पर डिपेंड करेगा, आप डे टाइम में लगाओ या नाइट टाइम में। जैसे अगर आप ट्राइनेक्सामिक एसिड लगा रहे हो, डे टाइम में लगा सकते हो, विटामिन सी डे टाइम में लगा सकते हो, और बाहर भी जा सकते हो। हाँ, बाहर भी जा सकते हो। कोजिक एसिड भी सेफ है। पर अगर आप हाइड्रोक्विनोन लगा रहे हो, ट्रेटिनोइन लगा रहे हो, या फिर ग्लाइकोलिक एसिड लगा रहे हो, तो प्रेफरेबली नाइट टाइम हम देते हैं ये सारी चीज़ें, ताकि सन एक्सपोजर ना हो और सन एक्सपोजर से रिवर्स टैनिंग या रिवर्स पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन ना डेवलप हो। तो ये कुछ चीज़ें नाइट टाइम के लिए होती है, कुछ चीज़ें मॉर्निंग टाइम के लिए होती है, और लगा के वो छोड़ सकते हैं। मॉर्निंग वाली क्रीम फुल डे आपने छोड़ दिया, नाइट वाली क्रीम फुल नाइट आप छोड़ सकते हो। उसके बाद उसको क्लीन करने की ज़रूरत है मॉर्निंग में? मतलब मॉर्निंग में जैसे नॉर्मल हम रूटीन में फेस वॉश करते हैं, वैसे रूटीनली फेस वॉश कर लीजिए तो काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, कुछ लोग लेज़र थेरेपी के लिए भी रिकमेंड करते हैं, और जी। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अब जी, डर्मेटोलॉजी जी, में अवेलेबल हैं। बिल्कुल।
तो क्या वो भी झाइयों का इलाज हो सकती है? हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ प्रोसीजर्स है, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स है जो डॉक्टर्स करते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स। सो ये केमिकल पील्स क्या करते हैं, ऊपर की एक डेड लेयर ऑफ स्किन, जो हाइपर पिगमेंटेशन लेयर ऑफ स्किन जो होती है, उसको निकालती है। तो इससे हमारी पिगमेंटेशन थोड़ी सी विजिबली कम हो जाती है। प्लस पील्स का क्या काम है, जो हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी मेलानिन इंक्रीज हो रही है, तो मेलानिन प्रोडक्शन को वो रोक देती है, उसको कम कर देती है। तो ये ट्रीटमेंट्स आप डेफिनेटली करवा सकते हो क्लिनिक में जाके, तो वो पिगमेंटेशन को वर्स होने से बचाएगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन है उसको भी कम करेगा। इसके अलावा लेजर ट्रीटमेंट्स है, एनडी या क्यू स्विच लेजर या लेजर टोनिंग जो हम बोलते हैं, बट वो थोड़ा सा डाइसी है, उसके मतलब 2 साइड्स है। कुछ पेशेंट्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, कुछ पेशेंट्स में वो हिट बैक कर सकता है और मेलाज्मा और वर्सन भी हो सकता है। सो इट इज़ अप टू द डॉक्टर, द डर्मेटोलॉजिस्ट, वो प्रॉपरली चेक करके वो बता सकते हैं कि आप पे लेज़र ट्रीटमेंट काम करेगा या यू आर नॉट द कैंडिडेट फॉर लेज़र ट्रीटमेंट। इसके अलावा पीआरपी होती है, वैम्पायर फेशियल अगर आपने सुना होगा, हम ब्लड लेते हैं, उससे प्लाज्मा बनाते हैं, वी इंजेक्ट इनसाइड द पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, माइक्रो नीडलिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं इन क्लिनिक। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा कि किस पर क्या सूट करता है। हर पेशेंट अलग है, सब्जेक्टिव होता है ये। सो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, डॉक्टर, व्हाट द डॉक्टर इज डिसाइडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। अगर झाइयाँ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी है, तब भी ठीक हो सकती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो डरिए मत कि अगर मेरी 10 साल हो गए तो अब तो नहीं ठीक होगा, मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपने कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया, आप आज शुरू कर लीजिए, डेफिनेटली आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत बेटर होगा विद टाइम। सारी ट्रीटमेंट्स होती है, चाहे पुराना हो, नया हो, कुछ भी हो, वर्क ज़रूर करेगी। ट्रीटमेंट्स तो बहुत प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? लोग झाइयों के लिए क्रीम्स भी लेते हैं, एक आध बार डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि कराया तो हमने बहुत कुछ, पर झाइयाँ गई नहीं। ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ये बिल्कुल इंडियन मेंटालिटी की दिक्कत है। सो इंडियंस क्या करते हैं, 2 महीने उन्होंने पैसे लगा दिए, 3 महीने लगा दिए, ट्रीटमेंट कर लिया, हाँ अच्छे से कर लिया, रूटीन फॉलो किया, चला गया जाइए। नाउ दे आर रिलैक्स्ड, चलो मैं तो ठीक हो गई, मेरी स्किन बढ़िया हो गई, नाउ दे आर रिलैक्स, घूम रहे फिर रहे, कोई स्किन केयर रूटीन नहीं करना, चलो छोड़ देते, कुछ नहीं करना। सो दैट इज व्हेन द मेलाज्मा कम्स बैक, फिर उनको वापस वही साइकिल शुरू करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, पहले 3 मंथ्स आपने कर लिया, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रोल कब आएगा, पेशेंट का रोल कब आएगा? 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि तब डॉक्टर तो नहीं रहेगा, क्योंकि आपका तो प्रॉब्लम ठीक हो गया। 3 मंथ्स बाद जो आप मेंटेन करोगे अपने फेस को, वो आपके ऊपर है, पेशेंट के ऊपर है। सो वो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन कभी नहीं छोड़ना, कोई नाइट क्रीम हमेशा मेंटेन करना है ताकि झाइयाँ वापस ना आए। सो मेंटेनेंस पीरियड जो है वो बहुत ज़रूरी है। एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में आप एक बार बीच बीच में विजिट कर लीजिए, ट्रीटमेंट्स चेंज करवा लीजिए, ताकि वो जो इम्प्रूवमेंट आया है उसको मेंटेन करें। बेसिकली लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, देन दे आर अगेन इन स्क्वायर वन। सो वापस उनको लगता है यार अभी तो ठीक हुआ था, अब वापस आ गया, अब फिर से क्या कौन करेगा। सो दे बिकम लिटिल लापरवाह टाइप्स। जी, तो डॉक्टर सरिता ने एक बहुत होपफुल बात कही है कि झाइयाँ कितनी भी पुरानी हो, ट्रीट हो सकती हैं, फिर वापस आएंगी या नहीं आएंगी ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जिनसे झाइयाँ आ जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे OCPs यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो हम प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए लेते हैं, या फिर एबॉर्शन वाली पिल्स जो होती है, आई पिल्स जो होती है, उनसे भी झाइयाँ वर्सन हो सकती है। तो ये कुछ मेडिकेशन है, कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन जैसे फेनिटोइन है, ये सारी चीज़ें वर्सन कर सकती हैं हमारी झाइयाँ। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं? मेडिकल कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट थायराइड। अच्छा। अगर पेशेंट को थायराइड है, उनके हायर चांसेस होंगे झाइयाँ डेवलप होने के। ओके, हाँ। अब बात करते हैं उन टर्मिनोलॉजीज की जिनको अब आम जनता भी, रेटिनॉल्स, नाइसिनामाइड, इनको डेली में ऐसे बात करती है थैंक्स टू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। हम इसीलिए डॉक्टर्स के जरिए इन टर्म्स को आप तक समझाते हैं। इन क्रीम्स को किन लोगों को लगाना चाहिए? क्या ये वाकई वंडर क्रीम्स हैं? ये किस तरह से काम करती है? किसके लिए बनी है, किसके लिए नहीं बनी है? जी बिल्कुल। सो कुछ क्रीम्स हैं जो आप ओवर द काउंटर परचेज करके लगा सकते हो, जैसे नियासिनामाइड है, एजेलिक एसिड है, कोजिक एसिड है, ये सेफ़ है। बट कुछ क्रीम्स है जिसमें हाइड्रोक्विनोन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, ट्रेटिनॉइन है, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स है। तो इनको अपने आप से मत यूज़ कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, एंड देन ओनली यू स्टार्ट दीज क्रीम्स। जो ओवर द काउंटर जो आप सेफ प्रोडक्ट्स है, जैसे नियासिनामाइड, सो हर कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। इतना पॉपुलर क्यों है? व्हाट इज इट डूइंग? सो इट इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया।
क्योंकि पहले विटामिन सी होता था, अब जी। नियासिनामाइड आ गया। जी। सो अब कल को कुछ और आ जाएगा। हाँ। सो इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया। सो बेसिकली नियासिनामाइड क्यों पॉपुलर हुआ है? क्योंकि इट्स अ वेरी सेफ ड्रग, इट्स अ वेरी जेंटल मॉलिक्यूल, कोई भी लगाएगा उसको सूट कर जाएगा। क्या इट डज करता नॉट है? हैव एनी साइड गोरा इफेक्ट्स। करता है आपको, क्या करता है? सो नियासिनामाइड के कुछ रोल्स है। एक तो पोर श्रिंकेज में वो बहुत अच्छा काम करता है। सो जिनको ओपन पोर्स है या ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरी चीज़ पिगमेंटेशन। सो मेलानिन प्रोडक्शन को भी वो किस हद तक, थोड़े से हद तक कम कर सकता है, तो इसलिए वो पिगमेंटेशन पे भी काम करता है। एंड प्लस बहुत ही जेंटल है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे विटामिन सी है, पहले बहुत पॉपुलर था, बट विटामिन सी सबको नहीं सूट करता। अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन स्किन है तो विटामिन सी से और ज़्यादा एक्ने होने के चांसेस रहते हैं। ओके। सो एंड विटामिन सी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आपने कोई भी ऐसे लोकल प्रोडक्ट ले लिया, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर वो और ज़्यादा पिगमेंटेशन करेगा। अगर आपने वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लगा लिया आपके फेस पे, तो वो थोड़ा सा डाइसी है, रिस्की है। पर नियासिनामाइड के साथ ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सेफ है। 15 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, यंग एज से भी हम शुरू कर सकते हैं और रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसलिए वो आजकल पॉपुलर है। इसीलिए नियासिनामाइड की फेस क्रीम्स आजकल बहुत ज़्यादा यस, popular है। हाँ। रेटिनॉल क्या करता है, कब लगाना चाहिए? सो रेटिनॉल बेसिकली एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। हमारी सेल की टर्नओवर जो रेट रहता है उसका रेट बढ़ा देती है। तो एक लेयर जो जम गया, हमारा डेड स्किन जम गया, उसकी प्रोलिफरेशन या उसका टर्नओवर उसको इंक्रीज करता है। तो जब ये इंक्रीज होता है तो मेलानिन प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। हमारी जो कोलेजन प्रोडक्शन, इलास्टिन प्रोडक्शन स्किन के अंदर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो रेटिनॉल बेसिकली एंटी एजिंग में हम अबाउट 25 ईयर्स या 30 ईयर्स में हम रेकमेंड करते हैं। शुरुआत में जब आप शुरू करोगे तो सिर्फ 1 to 2 टाइम्स पर वीक, ठीक है। तो जब स्लोली एंड स्टेडीली आपकी स्किन यूज टू हो जाती है, आफ्टर 2 years 5 years, देन यू कैन इंक्रीज इट टू 3 times per week। एंड जब आप 35 क्रॉस कर जाओगे देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस एज एन एंटी एजिंग मॉलिक्यूल। ओके। रेटिनॉल्स को ऐसा नहीं है कि आप डेली लगाए जा रहे हैं? मतलब इनिशियल फेज में ना लगाओ। एंड अगर आपकी इट्स ऑल्सो एज बेस्ड। सो इफ यू आर यंगर एज, डोंट हेस्टन अप। पता चले 20 साल की लड़की रोज लगा रही है रेटिनॉल, नहीं, it can harm the skin also. Your skin becomes thin. Okay. So for 20 years 2 times. For if you are 30 years 40 years then you can use 4 times per week also. वो भी दिन में या रात में? रात में। रेटिनॉल इज only during the night time, not during the daytime. बिल्कुल। तो जो बहुत सारी क्रीम्स आप देख रहे हैं, जो इंस्टा रील्स आपको नहीं बता रही हैं, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्ने स्कार्स, पिंपल स्कार्स चले जाते हैं क्या, जा सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्ने स्कार्स हमने देखा है, एक्ने तो ठीक हो जाते हैं पर स्कार्स रह जाते हैं। स्कार्स के लिए कोई होम रेमेडी, कोई क्रीम्स नहीं काम करते, टू बी वेरी ट्रू। सो स्कार्स के लिए कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स ही काम करते हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, MNRF है, CO2 लेज़र है, पिक्सल लेज़र है। सो ये कुछ ट्रीटमेंट्स होती है जो हमारे स्किन के अंदर जाके कोलेजन स्टिमुलेट करती है, जिससे कि अगर ये हमारा गड्ढा है, हमने कोई प्रोसीजर्स कर लिए तो वो गड्ढा धीरे 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 ऐसे सरफेस पे आता है, तो उसकी रीसर्फेसिंग होती है। एंड उस तरीके से हमारे स्कार्स जो है वो फिलअप हो जाते हैं, वो भर जाते हैं। ओके। तो एटलीस्ट स्कार्स के लिए आई वुड रिकमेंड कोई ना कोई इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स करना चाहिए, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्रीम ली और उसको ऐसे स्पॉट करके लगा दिया वो ठीक हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिगमेंटेशन ठीक हो सकती है बट स्कार्स के लिए यू नीड सम ट्रीटमेंट्स। फेयरनेस कार्ड्स जो आते हैं फेयरनेस क्रीम्स के साथ, वो 7 दिन में गोरा करते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पर्सनली यूज कर लीजिए, आपको पता लगेगा रिजल्ट। सो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग गिमिक है, टीवी पे कुछ दिखा दिया, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। स्पेशली टीनेजर्स, यंग लड़कियां, हम देखते हैं कुछ टीवी पे, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड देन हम जाके खरीद लेते हैं। अब नहीं किया तो क्या हो गया, उनका तो प्रोडक्ट बिक गया ना। तो दैट इज द थिंग, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। वी हैव हर्ड फेयरनेस क्रीम्स अगर आप ऐसे लगाते रहते हैं तो नुकसान भी कर सकती हैं। कुछ क्रीम्स नुकसान कर सकती है और ये डिपेंड करता है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो आइडियली जो ये लो लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं फेयरनेस क्रीम्स में, वो लोग स्टेरॉइड मिलाते हैं। तो स्टेरॉइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें गोरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्किन को पतली करती है। तो वो पतली करने पे हमें ये एहसास होता है कि हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और गोरा हो गया है, पर वो एक साइड इफेक्ट है। लगातार आप यूज़ करते रहते हो तो स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे फेयरनेस क्रीम्स इनिशियल डेज पे जो आते थे उनमें स्टेरॉइड्स होते थे,
तो लॉन्ग टर्म में इसलिए उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो जिसमें ऑलरेडी ह्यूमन स्टडीज़ हो रखी है। जैसे हम जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स लिखते हैं, कई बार लोग आते हैं कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट हम क्या बोलते हैं एज बीइंग अ डॉक्टर, हमें इनके बारे में नहीं पता, हमें पता है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि रिसर्च हो चुका है, स्टडीज़ हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं। हमने 3 महीने ये प्रोडक्ट दिया है हर पेशेंट को, उनके बिफोर आफ्टर फोटोज लिए, रिसर्च हो चुका है, वो पब्लिश हो चुका है, तो हमारे पास एविडेंस है, हम बता सकते हैं हाँ ये काम करेगा, तो इसलिए हम आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं खराब हैं, हमें ये पता नहीं है, हमने उनको सर्टिफाई नहीं किया। लेकिन डॉक्टर सरिता जो बात दावे के साथ कह रही हैं वो इसलिए कह रही हैं आप उनकी स्किन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप सवाल ये आप क्या लगाती हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, बट एक स्किन केयर रूटीन जो है वो प्रॉपरली फॉलो करती हूँ। अब जब मैं भी MBBS कर रही थी, पढ़ाई करती थी, मुझे भी नहीं पता था, तब सनस्क्रीन मैं भी नहीं लगाती थी, पर जब से हमने डर्मेटोलॉजी पढ़ाई की है, सनस्क्रीन का इम्पोर्टेंस पता चला है, तो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग सनस्क्रीन एंड आई कैन सी लाइक, मैं अभी 10 साल पहले अपनी खुद की फ़ोटो देखूंगी तो बोलूँगी मैं इतनी काली क्यों थी, ऐसी क्यों थी मैं करके, बट नाउ माई स्किन इज़ मच बेटर, नॉट बिकॉज यू नो मैं कुछ करवा रही हूँ कुछ, पर एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर। आपका स्किन केयर रूटीन जरा लोगों को डिकोड कर दिया जाए आज। जी बिल्कुल। सो बेसिकली सबसे सुबह उठ के सबसे पहले फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद फेस वॉश करने के बाद एक टोनर अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज टोनर स्किप भी कर सकते हैं। देन एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगाइए जो आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा। उसके बाद सनस्क्रीन। ओके, सनस्क्रीन के ऊपर आई अप्लाई अ BB क्रीम या CC क्रीम हल्का सा कैमोफ्लेज करने के लिए, दैट इज अप टू यू, वो आपके हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हो, पर जो बेसिक 3 स्टेप्स है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा नाइट केयर रूटीन में, क्योंकि आई एम मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज नाउ, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग रेटिनॉल इन माई स्किन केयर रेजिमेंट, तो 3 टाइम्स पर वीक रात को रेटिनॉल लगाती हूँ। बाकी के 3 डेज आई यूज आइदर एजेलिक एसिड सीरम और नियासिनामाइड सीरम। सो ओनली दिस बेसिक ट्रीटमेंट इज मोर देन सफिशिएंट। कभी पिंपल हो गया या कोई स्पॉट हो गया, देन आई अकॉर्डिंगली यूज सम ग्लाइकोलिक एसिड प्रोडक्ट और हाइड्रोक्विनोन। एजेलिक एसिड जो है वो कोई भी उम्र के हिसाब से लगा सकता है? जी, एजेलिक जैसे मैंने नियासिनामाइड के बारे में बताया था, सेम गोज विद एजेलिक एसिड, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल प्रोडक्ट, वेरी सेफ एंड फॉर एवरी एज। सो साइड इफेक्ट्स उसके बिल्कुल नहीं है, और आजकल एजेलिक एसिड बेस्ड सीरम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं एंड दे वर्क फॉर इम्प्रूविंग योर स्किन टोन। कोई पिगमेंटेशन है, फाइन लाइन्स है, अनइवन है, पैची है आपकी स्किन, तो दैट वर्क्स वेरी वंडरफुली नाइस। और आपने ये भी बताया कि सनस्क्रीन लगाने के बाद आप फाउंडेशन या कैमोफ्लेज के लिए BB क्रीम, CC क्रीम जो भी लगा रहे हैं उसके ऊपर लगा रहे हैं आप उसको। सो सनस्क्रीन आजकल ना सिलिकॉन बेस्ड आती है, तो ये सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन जो है वो प्राइमर के जैसे एक्ट करती है। अगर आप पहले सनस्क्रीन लगाओगे ना, इट एक्ट्स लाइक अ प्राइमर, आपको अलग से प्राइमर खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आप अपना मेकअप लगा लो, तो इट ब्लेंड्स वेरी वंडरफुली नाइस। सो सनस्क्रीन का एक एडिशनल बेनिफिट भी है। क्रीम्स और सीरम्स में से क्या चूज करना चाहिए? सो अगेन डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन गो फॉर सीरम्स, क्योंकि सीरम्स आर वाटर बेस्ड। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो क्रीम ना यूज करें, क्योंकि क्रीम और ज़्यादा आपको एक्ने प्रोन बनाएगा, ऑयलीनेस ज़्यादा बढ़ाएगा। पर स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है देन क्रीम बेस्ड यूज कीजिए। प्रोडक्ट्स आजकल क्रीम बेस्ड, सीरम बेस्ड दोनों ही आ रहे हैं, सो वॉट एवर सूट्स योर फेस यू कैन गो फॉर दैट। चलते चलते अब हम आपसे वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछेंगे जो हर फीमेल जानना चाहती है। मेरी स्किन टोन जितनी है उससे ज़्यादा मुझे गोरी करनी है, कोई स्किन इशू नहीं है, मुझे क्या करना है? जी बिल्कुल। सो इंडियंस में ये बहुत ज़्यादा वो गोरा है होने की हसरत। यस, सबको गोरा होना है। सो आइडियली जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं बोलती हूँ गोरा नहीं होना है। मैं गोरा नहीं कर सकती क्योंकि आपकी जीन्स है, आपकी स्किन है, आपके पेरेंट्स की जीन्स आपके अंदर आई है। मैं आपको कोरियन नहीं बना सकती, मैं आपको कोरियन स्किन नहीं दे सकती। पर यह है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किन है हम उसको सुधार सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं, उसको इवन टोन और फ्लॉलेस बना सकते हैं, उसको ग्लोइंग बना सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये नहीं कि गोरा बनना है तो वो अपने दिमाग से हटाइए। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर कंसेप्शन दैट यू शुड हैव। यू शुड हैव अ हेल्दी स्किन। योर गोल शुड बी टू हैव अ हेल्दी स्किन, अनइवन पिगमेंटेशन ना हो बेसिकली। जो लोग घर बैठे सोच रहे हैं बेसन, मुल्तानी मिट्टी, मलाई, हल्दी, चंदन लगा के गोरे हो जाएंगे, जी जी जी, वुड दैट वर्क? ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्टॉप कर दो या कुछ कर दो,
बिकॉज ऊपर की जो डेड स्किन लेयर है, हमारे जो बेसन है, हल्दी है, ये बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स है, वो अंदर नहीं जाने वाली है, वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे हमारे स्किन में। वो सिर्फ ऊपर की लेयर को एक हल्का सा स्क्रबिंग टाइप का फील दे सकती है, डेड स्किन निकाल सकती है। तो वो एक फीलिंग देता है कि हाँ स्किन अच्छी हो गई, थोड़ा फ्रेश हो गया, बस उतना ही। पर अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि रोज बेसन लगाने से आपकी झाइयाँ चली जाएंगी, आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, वो मत एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि पिगमेंटेशन डीप होती है, वहां तक तो हमारी कोई भी प्रोडक्ट्स घरेलू नुस्खे पहुंच ही नहीं सकते। सो वो एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट हाँ, डेली बेसिस पे आप करो, नुकसान तो नहीं है, तो करते रहो। हल्का सा ऊपर से स्क्रबिंग टाइप की फीलिंग आएगी, थोड़ा सा डेड स्किन निकल जाएगा, तो एक ग्लो आ जाता है स्किन। और जो ब्यूटी पार्लर्स दावा कर रहे हैं कि वो कोरियन स्किन दे सकते हैं, कोरियन फेशियल कर सकते हैं और आपको एकदम कोरियन जैसा गोरा बना सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्यूटी पार्लर्स पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कितने सारे पेशेंट्स मैंने देखे जो साइड इफ़ेक्ट्स लेके आते हैं। आजकल एक पॉपुलर पील भी आ रहा है जो बहुत महंगा है, 30-40,000 का, और लोग कराते हैं, पर उसके एडवर्स इफेक्ट्स आपको नहीं पता है। के पील्स, यस एडवर्स इफेक्ट्स नहीं पता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 3 महीने तो आप खुश हो गए, पर हमें 3 महीने के लिए स्किन नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए 30 साल के लिए अच्छी स्किन। तो आप लॉन्ग टर्म पे फोकस कीजिए, वो तभी अचीव कर सकोगे जब आपकी स्किन केयर रूटीन सही होगी, आप सही प्रोडक्ट्स लगा होने वाली है वो के पील लगा ले टेम्पररी बेसिस के लिए ठीक है, हाँ, ओके, बट नॉट लॉन्ग टर्म, बिकॉज सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो भी चीज़ दावा करती है ना कि हम ऐसे आपको गोरा बना देंगे, 2 हफ्ते में चमका देंगे, दे आर यूजुअली विद साइड इफेक्ट्स। बस ये ध्यान में को ये बात नहीं पता कि वो ब्लेस्ड है, थोड़ा मेलेनिन जो है वो स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, यस कैंसर से बचाता है। जी बिल्कुल, हमारी स्किन टाइप जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्किन टाइप्स, ना ज़्यादा गोरे ना ज़्यादा काले, सो मीडियम स्किन टाइप। सो ये जो हमारा मेलानिन है वो बहुत सारे स्किन कैंसर से हमें बचाता है, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा या मेलानोमा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अमेरिकन्स को देखेंगे, आधा स्किन क्लिनिक जो डर्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं वो यही कैंसर ठीक करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना कॉमन है, जरूरत से ज़्यादा गोरे हैं, मेलानिन प्रोडक्शन कम है। एग्जैक्टली, दे आर प्रोन फॉर कैंसर्स। बट हमारे में नहीं है, हम तो हार्डली कभी स्किन कैंसर देखते, कभी 2 साल में एक पेशेंट देख लिया, ऐसे इतना रेयर है, क्योंकि हमारी स्किन टाइप में मेलानिन है, एंड दैट सेव्स अस फ्रॉम डेवलपिंग ऑल दिस स्किन कैंसर। जिस बात को हम आज आपको पॉडकास्ट के जरिए समझा रहे हैं, बॉलीवुड ने कई साल पहले लिखा था, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। एक और गाना बना था, दिल को देखो चेहरा ना देखो। आप अपने दिल से खूबसूरत हैं तो चेहरे पर खूबसूरती ज़रूर नज़र आएगी, और फिर मुस्कुराते रहिए, उससे अच्छा और सस्ता खूबसूरती का साधन कोई नहीं है। डॉक्टर सरिता ने आपके बहुत सारे मिथ्स को क्लियर किया है। फिर भी कुछ सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर बहुत सारी क्वेरीज अभी आने वाली हैं, स्पेशली ब्यूटी पार्लर्स क्यों ना जाएं लेकर, ज़रूर आपको लोग पूछेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।